बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान ख़ास हैं जनाब असदुल्ला सुमरो साहब, जो कि माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, अल्तमश हॉस्पिटल क्लिफ्टन से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है अयान अहमद ख़ान, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो आज का हमारा प्रोग्राम है सर, क्योंकि हमने हज के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया था कि दौरान हज जो अमराज़ क़ल्ब के वाक़यात हैं, हुज्जाज कराम किस तरह से इससे मुतासिर होते हैं, तो हमने इस पर डिस्कशन किया था। तो अब भी जो है वो आपको पता है माशाल्लाह उम्रा का सीज़न चल रहा है, तो जिस तरह से इस गर्मी में, अच्छा जब हमने ये डिस्कस किया था तो इसके बाद ये हुआ था कि चंद आज़मीन हज जो है दौरान हज इंतकाल कर गए थे। ऑलमोस्ट उनकी जो तादाद है वो तजावुज़ कर गई थी 750 या 1000 से, कुछ इस तरह ही था। 1500 से तजावुज़ कर गई थी। तो सर उनकी वजूहात भी मालूम करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो इस तरह के गर्मी में लोग उम्रा के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, तो किस तरह से अमराज़ क़ल्ब से बचा जा सकता है, क्या एहतियात की जा सकती है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे जो हमारा एक तसलसल वहाँ टूटा था कि दौरान हज अमराज़ क़ल्ब के वाक़यात से लोग किस तरह से मुतासिर होते हैं। इसके बाद हमने एक हफ़्ते बाद ये न्यूज़ देखी कि 1500 अफराद इससे मुतासिर हुए और शहीद हो गए थे। तो सर इनकी क्या वजूहात थी? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। और जी लास्ट टाइम हमने कोई 2 फुल प्रोग्राम किए थे। उस ज़माने में हज का हवाला था और फिर तसलसल जो है बीच में मुनक़ता हो गया था। बेशक। और अब चुनांचे आपने सवाल पूछ ही लिया है तो फिर उसको शुरुआत से देखें। हज एक दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है और इससे बड़ा इज्तिमा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। बेशक ऐसे ही है। और हज के दौरान आज से 20-25 साल पहले ज़्यादातर जो अमवात होती थी वो रोड एक्सीडेंट या आग के लगने की वजह से या स्टैम्पीड की वजह से ज़्यादातर अमवात होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जब पहली दफ़ा हज की ड्यूटी की थी 2004 में मिना अल जसर में पहली मैंने हज की ड्यूटी की थी। उसमें पहली दफ़ा मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अब जो है वो स्टैम्पीड और आग और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अमवात और मरीज़ों की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और उन पर सऊदी अरब की हुकूमत ने काफ़ी हद तक इंक्लूडिंग इन्फेक्शस डिजीज़ किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, मेनिंजाइटिस वगैरह, और उसकी वजह से तो वो उस हद तक काफ़ी कंट्रोल हो गया था। तो 2004 में पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि अब अमराज़ क़ल्ब की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से ज़्यादातर मरीज़ जो है वो आईसीयू में जो दाखिल हो रहे हैं या जो मौत का शिकार हो रहे हैं वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल। फिर 2005 में मेरी ड्यूटी जो है वो मदीना मुनव्वरा में लगी हज के दौरान, तो वहाँ का डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और हज से पहले ज़्यादातर जो हाजियों में प्रॉब्लम वो अमराज़ क़ल्ब के ही प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हरकत क़ल्ब की बंदिश जो है वो, ये 3 जो शरेयानों की बीमारी से मुंसलिक जो 3 सबसे ज़्यादा जो है वो जिससे अमवात और अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती, तो ये 3 बड़े ग्रुप थे वहाँ पर। और फिर हज के बाद जो हमारी ड्यूटी थी तो उसमें फिर देखा कि अमराज़ क़ल्ब कम हो गए और फिर लंग्स का प्रॉब्लम, नमूनियाज़ का प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हज के दौरान अमराज़ क़ल्ब की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती हैं। और दूसरे नंबर पर फिर फालिज आता है। और इन सबका वैसे तो असबाब, क्योंकि हज बज़ाते खुद एक एक्सर्शन वाली इबादत है और हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक ट्रेंड है कि ज़्यादातर लोग हज पर तब जाते हैं जब उम्र रसीदा हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद जो है वो
अक्सर लोगों को, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले बेचारे अपने बच्चों के फ़राइज़, शादियां करवानी है, बच्चों को तालीम दिलवानी है, उनमें वो इतना मसरूफ़ होते हैं कि उनको इस तरफ हज और इसकी तरफ तो उनको इतनी ज़्यादा तवज्जो और उसकी फुर्सत ही नहीं मिलती। नहीं होती ऐसे जब वो फिर रिटायर होते हैं तो उस वक्त फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो हज का फरीज़ा जो है वो कर लें। तो तब तक उनकी एज जो है वो काफ़ी 60 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है। तो उस एज में जब हिजाज कराम जो है वो आते हैं जी। तो फिर उस वक्त जो है वो एयरपोर्ट से लेकर आज से पहले या आज के दौरान या आज के बाद अमराज कल्ब की एक वबा जो है वो सारे अस्पताल जो है वो मरीज़ों से जो है वो भर जाते हैं उसमें। और जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो हार्ट अटैक होता है ज़्यादातर उनमें। और देखा गया है वहाँ के हार्ट अटैक जो है वो उन मरीज़ों में, उन हिजाज कराम में ज़्यादा होता है जिनमें पहले से ही, या तो उनमें पहले से ही अमराज कल्ब होते हैं, उनको हज से पहले अलामात नहीं होती है, लेकिन जब हज की एग्जर्शन होती है बिल्कुल तो एनवायरनमेंट एंड एग्जर्शन जो है वो फिजिकल एंड मेंटल एग्जर्शन की वजह से फिर उनके प्रॉब्लम जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अच्छा सर, ये माइनर जो फालिज का अटैक होता है तो माहिर अमराज कल्ब क्या कहते हैं? क्या ये अमराज कल्ब की वजह से होता है कि माइनर सा फालिज का एक अटैक हो गया बंदे को? क्योंकि आजकल तो देखा जाता है कि जो यंग जनरेशन है इनमें भी ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि वो माइनर फालिज के अटैक का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कल बाय द वे वर्ल्ड स्ट्रोक डे था। हर साल 29 अक्टूबर को पूरी दुनिया में स्ट्रोक के हवाले से जो है वो मनाया जाता है और उसमें अवाम में शऊर और आगाही जो है वो क्रिएट की जाती है। बिल्कुल। और ज़्यादातर लोगों में इस चीज़ का पता है कि जिनको भी फालिज होता है तो उसमें दिमाग का कोई ना कोई बीमारी या कोई चीज़ होती है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इवन ये इस चीज़ का कम इल्म है कि अमराज कल्ब की वजह से भी फालिज जो है वो रोनुमा होता है। और जैसे आपने कहा कि नौजवानों में, जी नौजवानों में होता है, ख़वातीन में भी होता है, बिल्कुल बुढ़ापे में भी होता है। बुढ़ापे में जो जिन लोगों को होता है उसका असबाब डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में ज़्यादातर मरीज़ों को दिमाग की जो शरियानें हैं उनमें जो है वो शरियानें तंग होके और क्लॉट आ जाता है या किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी है। सही। नौजवानों में ये होता है कि उनमें अमराज कल्ब की वजह से जो है वो अमराज, ये जो ब्रेन के जो शरियानों में जो है वो फालिज जो होता है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। फालिज की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और मुख्तलिफ शिद्दत होती है। कुछ फाइल माइल्ड होता है और वो रिकवर हो जाता है, जिसको हम TIA कहते हैं, टेम्पररी होता है। और एक फालिज जो होता है वो सीवियर होता है, कंप्लीट फालिज होता है, जिसमें पूरी एक बाजू चेहरा जो है वो पैरालाइज हो जाता है। और उसमें से कुछ मरीज़ जो हैं वो रिकवर होते हैं। डिपेंड करता है कि फालिज का सबब क्या है। सही। कुछ मरीज़ों में फालिज का सबब जो है वो ब्रेन की शरियानों में खून का लोथड़ा जम जाता है या हार्ट की तरफ से खून का लोथड़ा वहाँ से टूट के जो है वो ब्रेन में चला जाता है, उसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। सही। तो हार्ट के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इक़साम होते हैं। जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो कामन है वो दिल की रफ्तार जो है वो गैर मुंतज़म होती है, उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और उस एट्रियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, ख़ास करके लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियल अपेंडेज जो होती है, उसमें जो है वो खून के लोथड़े जो वो छुपे हुए होते हैं, जम जाते हैं। और चुनाचे जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, हार्ट की रफ्तार जो है वो गैर मुनज़्ज़म होती है, तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट का जो चैम्बर होता है उसकी कंट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ फिर खून के लोथड़े जो है वो जम जाते हैं और वो टूट के फिर ब्रेन की तरफ जाके उसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। तो वो
नौजवानों में भी हो सकता है, और क्योंकि उसके डिपेंड दी अंडरलाइंग काज क्या है उसमें सबसे ज़्यादा जो नौजवानों में है वो, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी भी घंटिया का बुखार जो है उस बुखार की वजह से दिल के वाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ख़ास करके दिल का एक वाल जो है उसको मैट्रल वेल स्टेनोसिस कहते हैं। वो मैट्रल वेल स्टेनोसिस की तंगी की वजह से दिल का जो हार्ट का एक चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम वो बढ़ जाता है, और उनमें फिर एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो दिल की रफ्तार जो है वो गैर मुंतज़म होने की वजह से वहाँ से खून का लोथड़ा टूट के ब्रेन की तरफ जो हो जाता है। और वो उसका पता तब चलता है क्योंकि जब तक कि हम उसका हार्ट का इकोकार्डियोग्राम या ईसीजी करके पता नहीं करते तो तब तक उसका पता नहीं चलता है कि किस वजह से। और उसका इलाज भी जो है वो ब्रेन के स्ट्रोक से रिलेटिवली मुख्तलिफ होता है। तो कुछ मरीज़ों में हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में ये होता है कि फिर हार्ट के जो चैम्बर इन्वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ एलवी क्लॉट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो खून का लोथड़ा अपेक्स में वहाँ पर जम जाता है, और वहाँ से खून के लोथड़े टूट के ब्रेन की तरफ जाते हैं तो स्ट्रोक होता है। अगर बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, किडनीज़ में जाते हैं तो किडनीज़ में, लिवर में जाते हैं या पेरिफेरल आर्टरीज़ में जाते हैं तो कभी कभार ऐसी नौबत आती है कि टांगों के कटने की भी नौबत आती है, जिसकी वजह से क्योंकि पेरिफेरल आर्टरीज़ में जाके वो फंस जाते हैं वो लोथड़े जो है। और इसी तरह से कुछ मरीज़ों में दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं, ख़ास करके जो नीले और नाखूनों वाले और नीले और काले होंठों वाले पैदाइशी बीमारियां जिनको हम साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, तो उनमें खून गाढ़ा होता है, और उस खून के गाढ़े होने की वजह से उनके ब्रेन में ब्रेन एब्सेस होने के चांसेस होते हैं, और उस ब्रेन एब्सेस की वजह से उनमें फालिज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से दिल के मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। कुछ मरीज़ों में दिल में सुराख होते हैं, उन सुराखों की वजह से पैराडॉक्सिकल एम्बोला जो है वो ब्रेन में जाके और स्ट्रोक का सबब बनता है। तो ये इस तरह से जो है वो स्ट्रोक के मुख्तलिफ जो है वो इकसाम होते हैं। सही। सर ऐसा होता है कि अगर हम एक्टिव रहते हैं या फिर एक्सरसाइजेस करते हैं या अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं तो इसमें आई थिंक ये दिल के अमराज के जो चांसेस हैं वो इम्कानात जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। नहीं, ये क्योंकि ये फिर आप प्रिवेंटिव की बात कर रही हैं कि जनरली आप ये, क्योंकि दिल के अमराज को अगर ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो ये दो हिस्सों में क्लासीफाई होते हैं, एक शरियानों की बीमारियां और दूसरी जो हैं वो बग़ैर शरियानों की बीमारियां, जिसमें दिल की पैदाइशी बीमारियां, दिल के वेल्स की बीमारियां वो एक जुदा, पेरिकार्डियम बीमार की बीमारियां या दिल के गोश्त की कमज़ोरी, जैसे हमला औरतों में ख़ास करके पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है, तो वो अमराज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन 50% से ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो थ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से, यानी दिल की जो शरियानें हैं उन दिल की शरियानों में जो है वो मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स की वजह से वहाँ खून के लोथड़े जो हैं वो जम जाते हैं और शरियानें तंग या बंद हो जाती हैं। और उनके मुख्तलिफ असबाब हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज़्यादा कामन है, और शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, खून में चिकनाई की मिकदार की ज़्यादती है, और फिर इनएक्टिविटी, जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, जो आजकल की नौजवानों में लाइफ स्टाइल जो है वो सारा दिन बच्चे बड़े बूढ़े सारे लोग जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप और उस पर जो है बैठ के और प्रोग्राम्स घंटों के घंटों सारी रात जो है वो लोग बैठ के जो है जो वो प्रोग्राम देखते हैं। तो ये जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, पहले लोग हर काम जो है वो घूम के जाते थे, चल के और वो जाते थे, और नहीं तो नमाज के लिए पैदल। अब नमाज भी लोग जो है वो घर पर जो है वो पढ़ रहे हैं। फिर सारी रात, यहाँ तो कराची एक ऐसा डायनामिक शहर है कि सारी रात लोग जो है वो जागते हैं और सारी रात खाते हैं, क्योंकि घर बैठे जो है वो खाना पहुंच जाता है। तो उस तरह से ये जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, और इस लाइफ स्टाइल चेंज पर अब जो है ये जुदा से मेडिसिन का एक शोबा जो है वो उसमें आस्ता आस्ता जो है वो उसमें तरक्की हो रही है, ताकि नौजवानों की लाइफ स्टाइल
के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए बेशक। कि वो अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें, अपने आप को सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से निकाल के अपने आप बिल्कुल, हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अयान अहमद खान, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। और चूँकि अगर आपको अमराज़ क़ल्ब से महफूज रहना है, अगर आपको इसके इम्कानात कम करने हैं कि आइंदा इन फ्यूचर आपको ऐसी किसी भी मुश्किल से गुजरना पड़े, तो इसके लिए फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है, हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अयान, ये बताइएगा कि फ़िटनेस के हवाले से बेसिक एक्सरसाइजेज़ ऐसी क्या हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि जो है हमें एक्टिव रख सकती है? एज अ फिटनेस ट्रेनर लोगों को, जैसे कराची में लाइफस्टाइल है जो लोगों का, कि ऑफिस एंड देन घर और फिर खाना पीना, जैसे सर ने बोला, और फिर सो जाना, तो फिर उनसे बीमारियां ही बढ़ती हैं। एटलीस्ट 1 घंटे का जिम मैं तो बोलता हूँ लोगों को, और अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलता हूँ कि कम से कम 45 मिनट जिम में दें, और अगर नहीं दे सकते तो कम से कम 1 घंटे की वॉक करें। पार्क्स होते हैं कराची में माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, आप उधर जॉगिंग करें 1 घंटा, मॉर्निंग वॉक्स करें। मॉर्निंग में फजर पढ़ने के बाद आप वॉक पे निकलें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन चीज़ों के। आपके बेली फैट पे ये असर करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करेगा, बीपी आपका बहुत इससे मतलब कंट्रोल रहेगा, शुगर नॉर्मल होगी। सुबह की वॉक बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और इसके अलावा आप क्या फ़िटनेस के लिए टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि बेसिक एक्सरसाइजेज़ क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो फ़िटनेस के लिए बेहतर रहती हैं, जबकि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं? ब्लड सर्कुलेशन को जो एक्सरसाइज बेहतर बनाती हैं बेसिक्स, इसके अंदर स्क्वाट्स आ जाते हैं, इसके अंदर लंजेस आ जाते हैं, इसके अंदर पुशअप्स आ जाते हैं, जो कि आप ये घर पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं, लेकिन आप ये प्लीज़ करें ताकि आप इससे फिट रहें और थोड़े बहुत आप मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में अंदर आए। सही है। अच्छा सर, कितनी ज़रूरी है एक्सरसाइज? आप क्या समझते हैं कि जवान हो या बूढ़ा हो, एक्सरसाइज किस हद तक जो है माहिर अमराज़ क़ल्ब होने के नाते आप क्या समझते हैं कि किस हद तक अमराज़ क़ल्ब के जो वाक़यात हैं उनको कम कर सकती हैं? ये जो सिर्फ एक्सरसाइज जो है वो, इस एक्सरसाइज से सिर्फ फिटनेस आती है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज से हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें होती तो फिर जो मिलिट्री में लोग फौज में जो है वो रोज़ाना सुबह फजर के बाद घंटों की जो है वो एक्सर्शन करते हैं, तो फिर उनमें हार्ट अटैक होते ही नहीं। लेकिन सर आज जो का ये कमांडोज हैं उन कमांडोज और जी, उसमें जी, जो है जी। फिर वो जो स्विमर्स हैं जो उसमें, तो क्योंकि इसकी एक वजह नहीं है, ये जो हार्ट अटैक है ख़ास करके, ये एक फालिज और हार्ट अटैक, ये एक कम्प्लेक्स जो है वो प्रॉब्लम है, और इसकी कोई एक वजह नहीं है सर अगर कि जिसकी वजह मैक्सिमम से लोग वेट उठा लें या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लें या बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लें, नहीं, तो वेट ये लिफ्टिंग कोई वजह हो सकती है नहीं, हार्ट नहीं, अटैक? नहीं, लोग जो है वो फजर तक जागते ज़रूर हैं, लेकिन नमाज पर मस्जिद में जो है वो कोई जो है वो बहुत कम लोग जो है वो आते हैं। सही। तो अगर अब एक्सरसाइज का हमने बहुत सारे लोगों को, मरीज़ों को, आप वॉक करें, ये करें, वो करें, तो ब्लंटली जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बाहर जाओ तो कुत्ते काटते हैं और कोई पार्क नहीं है, कोई जगह नहीं है, लूट लेते हैं, डाकू हैं, ये है, वो है। तो मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि आप चलें, अगर कोई एक्सरसाइज ना करें तो दिन में 5 वक्त की जो नमाज है वो आपके घर से दूर वाली जो मस्जिद है वहाँ जाके, चल के जाके और वहाँ जाके नमाज के लिए। बेशक। और आई एम श्योर कि अगर आप फजर की नमाज या जिस भी नमाज में जाएंगे, कोई आपको नहीं लूटेगा, कोई आपको डाका कुत्ता कोई आपके ऊपर हमलावर नहीं होगा। और अब ये इससे ज़्यादा जो है वो ये तो सर्कुलेशन, तो अगर उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप, बहुत अच्छी बात है कि फजर के बाद, क्योंकि खाली पेट पर जो है वो ब्रिस्क वॉक, खाली पेट पर ब्रिस्क वॉक अगर हफ्ते में आप 5 दिन 30 मिनट्स के लिए, हफ्ते में 5 दिन या जितना भी आपको टाइम मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं है कि आपको जो है वो, लेकिन ब्रिस्क वॉक, वो तेज़ चलने वाली वॉक जो है वो, ऐसा ही है। अगर वो भी आपको नहीं मिलती है तो जो भी आपको एक्टिविटी मिलती है
घर में ही जहाँ पर जो कुछ आपको मिलता है उसी में ही जो है वो मतलब अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव रहने से जो है आपकी सर्कुलेशन जो है वो, और बेसिक अगर आपको एक्टिव रहना है तो 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। जब आप सजदे में जाते हैं, जितने लंबे आप सुजूद करेंगे उतना ही आपका जो मेंटल लेवल है वो जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से होता है। आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। तो बेसिक एक्सरसाइज तो 5 वक्त की दूसरी जो नमाज है। चीज़ है एक मैं यहाँ मेंशन करूँ कि एक तो ये कि लोग बहुत सारे लोग जिम एक्सरसाइज वो करते हैं, क्योंकि जिम एक्सरसाइज हार्ट अटैक से नहीं बचाती है, क्योंकि खाना जो आप खा रहे हैं, लोग जिम Especially एक्सरसाइज junk foods करके हैं। वापसी में जब आते हैं तो फलूदे का गिलास पी के जो है वो हेल्थ चाहिए। समोसे पकोड़े और फलानिटी में जो है वो, क्योंकि खाना जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। खाना जो खाने का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, हम जिस तरह से आप रमज़ान में ही देखें या जहाँ भी शादियाँ दावतें होती हैं कि जिस स्टाइल से लोग जो है वो खाते हैं, उनके खाने और खाना और जिस तरह से खाना हम ज़ाया करते हैं और खाना खाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बीमारियों की वजह जो है मैं ये कहूँगा कि यही है। बिल्कुल और ऐसा ही है। सिगरेट, पान, तंबाकू, अब नया जो है एक न्यू टॉय इन टाउन के नाम से क्रिस्टलाइज, हर जगह देखें तो सारे इलाकों में, कराची यानी कराची पूरी दुनिया का एक मरकज़ बन गया है कि यहाँ से ड्रग्स का जो है वो ट्रेड पूरी दुनिया में, पूरे पड़ोसी मुल्कों से ड्रग्स यहाँ कराची में आती है, कराची से पूरी दुनिया में जो है वो उसमें। तो ये जो ड्रग्स का ट्रेंड बढ़ा है, उस ड्रग्स के ट्रेंड्स की वजह से जो है, क्योंकि ड्रग्स जो हैं ये क्रिस्टलाइज है या जितनी भी ये ड्रग्स हैं, ये इनका हार्ट की शरेयानों पर इफ़ेक्ट है। और उनमें सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये होती है कि उनमें शरेयानों में मोच आ जाती है, स्पाज्म आ जाता है। बिल्कुल। तो हार्ट अटैक हो जाता है जब शरेयानों की कोरोनरी एंजियोग्राम हम करते हैं तो शरेयानें उनकी नॉर्मल होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जिम और एक्सरसाइज के साथ जब तक बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, खून में चिकनाई की मिकदार, ये नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इस पर जो है वो तवज्जो देना जो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा आयान, ये बताइए कि जब आप एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करें, आप वो एक्सरसाइज करें, तो आप डाइट क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा कि जंक फूड, जिम से निकलते हैं इतने एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, लेकिन बाहर जाके वही जंक फूड खाते देखिए, हैं। बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इज़, अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे डिसिप्लिन। ठीक है। डिसिप्लिन होती है डाइट पे। अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग, आप बॉडी बना रहे हैं, चले, और आपकी बॉडी आप बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर 30% आपका वर्कआउट है उसके अंदर, सही। लेकिन 80 to 70% आपकी डाइट है। अगर वो डाइट ही अच्छी नहीं है तो बॉडी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपका खूबसूरत दिखने का, या फिटनेस के लिए कर रहे हैं या फिट रहने के लिए कर रहे हैं, जिम क्यों जा रहे हैं? फिट रहने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब है। आप जिम कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ पे निकल के तली हुई चीज़ें खाएंगे, या आप KFC चले जाएंगे, या आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो गलत हैं, जो मतलब नहीं खानी चाहिए, तो ना तो वो आपको कोई फ़ायदा देंगी, उल्टा आपको नुकसान देंगी। बॉडी बल्किंग में आएगी, मतलब जैसे जो आप मसल पे आप ट्रेन कर रहे हैं वो मसल और फटेगा, बढ़ेगा, और फिर मतलब उसको डॉक्टर्स के लिए ट्रीट करना बाद में वो भी मुश्किल होगा। लाइक हार्ट पे चर्बी जमेगी, ये सब चीज़ें होंगी। तब मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि ये तो नॉर्मल है, हर बॉडी बिल्डर और हर फिटनेस का बंदा ये जानता है कि उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो ये तो बहुत नुकसान की बात है। और अगर हम मॉडलिंग फिजिक की बात करते हैं, जो आप देखते हैं टीवी पे एक्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इनका 80% to 90% इनकी डाइट होती है, क्योंकि ये इतनी एक्सरसाइज नहीं करते। इनको सिर्फ वॉक पे हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेनर्स, हम जानते हैं ये ज़्यादा इनको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, बल्कि नहीं दिखना इनको ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना। लाइक मैं अभी थोड़ा बल्कि लग रहा हूँ तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर जैसे आप फाद मुस्तफ़ा को ले लें या किसी को भी ले लें जो अभी एक्टर हैं, तो उनको हम इतनी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, उनको हम डाइट से कंट्रोल करेंगे। और डाइट ही बॉडी का वो है मेन मतलब अगर डाइट नहीं है तो ना आपकी बॉडी हेल्दी है, ना आपका हार्ट हेल्दी है, ना आपका दिमाग हेल्दी है। जैसे कि सर ने बात करी कि कार्डिक रेट और बॉडी बिल्डिंग अगर नहीं करें जैसे,
तो तब भी हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन हार्ट अटैक का रेशो कम करा जा सकता है जिम जाने की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप अगर 10 साल पीछे चले जाएं, चलें 50 साल पीछे चले जाएं, इतना नहीं है कार्डिक रेट, हार्ट अटैक रेट इतना नहीं है। आप 100 साल पीछे चले जाएं और कम हो जाएगा। आप 1400 साल पीछे चले जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? वो लोग जंग करते थे, जंग लड़ते थे। अरबों की सखाफत थी कि आप 1400 साल पीछे चले जाएं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आप मतलब इनके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके सीने चौड़े और कंधे चौड़े थे। क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि आप जब निकालें तो वासी सदर, अरीद सदर, सीने चौड़े, कंधे चौड़े, ये कुश्ती के मतलब शौकीन लोग थे। और मतलब इससे पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। रेसिंग करना, घोड़ों की एक्टिविटी कर, घोड़ों के साथ जो रेसिंग करते हैं वो, और फिज़िकल रेसिंग भी इनकी एक्टिविटी रही है बहुत ज़्यादा, अभी भी है कि फ़िज़िकल रेस करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस मतलब फिर हमें कोई बीमारी नहीं मिलती 1400 साल पहले। ऐसा ही फिर आप इधर आ जाएं दोबारा पाकिस्तान पे, तो अभी मैंने कल एक पोस्ट पढ़ी है कि नौजवानों में हार्ट अटैक के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा ही है। क्यों बढ़ गए? क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी है। वॉकिंग तो छोड़ें, आप ये कंप्यूटर पे बैठेंगे, गेम खेलेंगे, फिर आप देख लें जो फूड पांडा अजीब अजीब चीज़ें हैं वो खाएंगे और फिर अपने आप को मौत की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा ही है। इसके बरक्स और ये है कि नमाज को लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल। और नमाज जो है मतलब अल्लाह ताला ने हमारे पे एहसान करा है कि 5 वक्त की नमाज हमारे पे फ़र्ज़ की है। बेशक ऐसा ही है। इसके हर अमल में अल्लाह ने शिफा रखी है। नमाज इज़ अ एस्ट्रोमॉर्फ एक्सरसाइज। अगर आप ये एक तरीके का मतलब मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको साइंस की नज़र से देखें तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, लाइक अ योगा। अगर हम बॉडी बिल्डिंग से पहले हम लोग जब हम एक्सरसाइज पे परफॉर्म करने वाले होते हैं, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, तो उस पर हमारे पर फ़र्ज़ है कि हम एक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करें, वरना हमारी मोच आ जाएगी उस जगह पे या कुछ भी हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है। ऐसा ही। लेकिन जब आप नमाज को देखें तो वो है ही पूरे एस्ट्रोमॉर्फ एक्सरसाइज। एक ऐसी खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक्सरसाइज हमारे पर सुभान अल्लाह फ़र्ज़ की है कि मतलब जो हम करें तो हम ऐसी ही फिज़िकल एक्टिव हो सकते हैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज से। बिल्कुल ऐसा ही। कैन यू बिलीव दैट? तो ये बात है कि नमाज को हर बंदा अपने पर फ़र्ज़ कर ले। नमाज का एक वो भी है कि मैं आपको वो बताता हूँ कि जब आप रुकू में जाते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग पे असर पड़ता है। हैमस्ट्रिंग से आपका असर पड़ता है, पैरों के अमराज में आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी। जब आप सुजूद में जाते हैं तो आपका सर ज़मीन पे होता है, ब्लड फ्लो दिमाग की तरफ जाता है। जब दिमाग और हार्ट अगर आपका ख़राब हो जाए, किसी का कोई बीमारी आ जाए छोटी सी भी, तो वो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए ही परेशान ही रहेगा, बीमारियों का शिकार ही रहेगा, डॉक्टर के चक्कर ही लगाते रहेगा। सही। तो हमें चाहिए कि हम इस पे मतलब नमाज में थोड़ा सा सजदों को ज़्यादा करें। और एक ये हदीस भी है कि एक जो बंदा गुनाह करता है उसके सर पे वो अपने गुनाहों का टोकरा होता है। ऐसा ही है। तो जब वो रुकू में जाता है तो वो गुनाह गिरते हैं, जब वो सजदे में जाता है तो वो गुनाह गिरते हैं। बेशक। तो और सजदे का एक और ये फ़ायदा है कि मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा था और सुभान अल्लाह मेरे मुंह से रुक नहीं रहा था कि हम अगर देखें तो ये हमारा बेली फैट ऐसे की तरफ नीचे की तरफ जाता है। देखने को तो ये बहुत इजी है, हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं कि बेली फैट कम नहीं हो रहा, लेकिन जब हम सुजूद को देखते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो भी तेज़ी की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है और बेली फैट भी नीचे जा रहा है। बिल्कुल। तो जब फिर हम वापस आते हैं तो फिर हम ये 8 से 8 दफ़ा परफॉर्म करते हैं कि कभी मतलब उसके अंदर, तो उससे आपको ये फ़र्क पड़ रहा है कि आपका बेली फैट इससे कम हो रहा है। बिल्कुल सही। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असदुल्लाह सुमरो साहब की जानिब आएंगे। सर ये बताइएगा कि जो अमराज़ क़ल्ब की वजूहात होती हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन बात यह है कि हमें किस तरह से पता चले कि आपके घर में रहने वाले एक बंदे को माइनर सा फालिज का अटैक हो गया या उसका दिल बंद हो गया, तो किस तरह से हम इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करेंगे? देखें, ये एक बहुत अहम सवाल है एक लिहाज से, क्योंकि अमराज़ क़ल्ब और फालिज ये 2 बहुत बड़ी वबाएँ हैं और
कोई ऐसा घर आपको तकरीबन नहीं मिलेगा जहाँ पर अमराज कल्ब या फालिज का मरीज़ ना हो। और सवाल आपका ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक और फालिज घरों पर और ऑफिसों में ही होते हैं, सही। दफ्तरों में। और जब भी किसी को अचानक जो है वो कोई प्रॉब्लम होता है तो हर आदमी का ध्यान सबसे पहले जो है वो दिल की तरफ जाता है। ख़ास करके अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है तो सीने के दर्द का जो मरीज़ है वो फौरी तौर पर सब अलर्ट हो जाते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है कि उसके हवाले से ये है कि अगर घर में बैठे बैठे या किसी महफ़िल में या किसी ऑफिस में, दफ्तर में, यहाँ पर बैठे हुए हम 4 लोग, और अचानक अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए तो उस बेहोश आदमी को उस वक्त सिर्फ वही आदमी कुछ हेल्प कर सकता है जो उसको देख रहा है। सही। इसको कहते हैं आई विटनेस, कि वो उसको देख रहा है। और ये आउट ऑफ द हॉस्पिटल है, क्योंकि जो अस्पतालों के अंदर हरकत कल्ब की बंदिश या फालिज होता है तो वहाँ पर फौरी तौर पर उसकी तशखीस होके और इलाज से मरीज़ जो है वो ज़्यादातर रूबसत होकर और डिस्चार्ज होकर घरों पर चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को घर के अंदर हरकत कल्ब की बंदिश हो जाती है या फालिज हो जाता है तो उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उनको कैसे पता चले कि ये हरकत कल्ब की बंदिश है या ये फालिज है? देखिए, दोनों में बेहोशी हो जाती है। नंबर 1 फ़र्क दोनों में ये है कि जो हरकत कल्ब की बंदिश होती है उसमें बेहोशी के साथ साथ यहाँ एक रग होती है, क्योंकि ये करीब होती है हार्ट के, इसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। सही। तो आप पल्स पर अगर हाथ रखेंगे तो पल्स आपको फील नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी फील नहीं होती। तो फिर ये कैरोटिड जो है उस कैरोटिड आर्टरी पर यहाँ से थंब से हम उसको फील करते हैं कि उसकी पल्सेशन जो है, ये पल्स जो है वो फील हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल। अगर पल्स फील नहीं हो रही है, मरीज़ बेहोश है, तो तीसरी उसकी जो साइन है वो ये है कि नॉर्मली जब इंसान सांस लेता है तो सांस लेने से उसका सीना और उसका पेट जो है वो हिलता है, ऊपर नीचे होता है वो। तो वो मरीज़ अगर सोया हुआ है, अगर बैठा हुआ है तो उसको सीधा करके लेटा दे किसी भी सीधी ज़मीन पर या बेड पर, कहीं भी जो है वो सख्त जगह पर उसको जो है वो नीचे लेटा दे। उसको लेटा के उसको 2 मिनट के आपके पास 10 सेकंड्स होते हैं, उस 10 सेकंड्स के अंदर उसके लिए कोई डॉक्टर होना, फिजिशियन होना, प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसे ही। भी लेमैन जो जिसने देखा उसको, जो आई विटनेस है, जिसने सबसे पहले देखा, वो उसको सीधा लिटा के और देखे, उसको आवाज़ दे के या मोहम्मद या मोहम्मद या अहमद या अहमद आवाज़ दे, वो आवाज़ नहीं दे रहा है। एक आदमी ठीक ठाक बातें कर रहा था, वो आवाज़ नहीं दे रहा है। जब वो आवाज़ नहीं दे रहा है, इसका मकसद कि मरीज़ जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है। तो इसका मकसद ये है कि या तो उसको फालिज हुआ है या हरकत कल्ब की बंदिश हो गई है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का आसान तरीका जो हर आदमी बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी आले के चेक कर सकता है, वो कैरोटिड की पल्स देखे। अगर कैरोटिड पल्स नहीं है और मरीज़ जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है, जब सांस नहीं ले पा रहा है तो उसका सीना और उसका पेट जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका मकसद कि देयर इज़ नो पल्स, पल्स नहीं है तो इसका मकसद सर्कुलेशन बंद हो गई है पूरी, ब्रेन को जो है ब्लड जा ही नहीं रहा है, हार्ट बंद हो गया है। और सांस नहीं ले रहा है तो इसका मकसद कि मरीज़ का सांस बंद हो गया है। बेहोश हो गया है तो इसका मकसद कि ब्रेन जो है वो उसकी सर्कुलेशन कट ऑफ हो गई है, बंद हो गई है। तो ये तीनों साइंस जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि मरीज़ की हरकत कल्ब जो है वो बंद हो गई है। उसका सबब कोई भी हो, उसके बहुत सारे असबाब हैं, अलबत्ता उसका सबसे ज़्यादा जो सबब है, बड़ा सबब जो है वो अगेन हार्ट अटैक और अमराज कल्ब है। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा टॉप पर आता है। अगर वो बेहोश है, जवाब नहीं दे रहा है, या जवाब आंखें खोल रहा है, आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो आंखें खोल रहा है, देख रहा है, लेकिन उसकी पल्स ठीक है, ब्रीथ कर रहा है, सांस ले पा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो हिल जुल नहीं रहा है, उसकी एक कोई साइड हिल जुल नहीं रही है, या वो बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसका जो चेहरा जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो ये फालिज है उसमें। सही। तो दोनों कंडीशंस जो ऐसी हैं, चाहे फालिज हो चाहे हार्ट अटैक हो,
हरकत कल्ब की बंदिश हो और उसकी सबब हार्ट अटैक हो। दोनों के लिए यही है कि फौरी तौर पर, क्योंकि आपके पास सिर्फ 7 से 10 मिनट होते हैं, 7 से 10 मिनट के अंदर ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर अस्पताल में पहुंचाया जाए। अगर अस्पताल जब तक पहुंचाया जाए, अगर आप BLS ट्रेंड हैं, अगर आप बेसिक लाइफ सपोर्ट की आपने तरबियत ली हुई है, जिस तरह से अयान साहब ने बताया कि कोच और इस किस्म की ट्रेनिंग लेना, तो इसी तरह से नौजवानों को भी जितने ही हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं जी, क्योंकि जैसे मैंने बताया हरकत कल्ब की बंदिश और ये सारे प्रॉब्लम जो है वो घरों और ऑफिसों में, तो हमें सबको, नौजवानों को सबको BLS की, डॉक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबको जो है वो इस BLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से ये हुआ है तो जब तक आप अस्पताल पहुँचें तब तक आपके पास 7 से 10 मिनट हैं। आप फौरी तौर पर उसको सीने को मुका लगा के और उसकी CPR करना आप शुरू दें सांस को। जब तक आप अस्पताल पहुँचे या अस्पताल को आपने फ़ोन किया है किसी एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस पहुँच जाए, तो अगर एम्बुलेंस में AED मौजूद है, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर कहते हैं, बहुत सारी ऐसी एम्बुलेंसेस हैं। यहाँ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये होता है कि जब आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस के साथ जो अमला आता है उसके पास वो छोटी सी मशीन जो है, उस छोटी सी मशीन डिफिब्रिलेटर की ब्यूटी ये है कि उसके पैड जैसे ही आप उस पर रखते हैं तो वो मशीन बताती है कि इस मरीज़ को शॉक देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर शॉक देने की ज़रूरत है तो मशीन रखने से बटन को दबाएंगे तो वो शॉक दे के, जैसे ही शॉक मरीज़ को मिलेगी, मरीज़ उठ के बैठ जाएगा और आंखें खोलना जो है छूट जाएगा। तो ये हरकत कल्ब की बंदिश में जो है वो, इसको मैंने जो अपनी किताब लिखी है तो उसमें लिखा है कि एक पेज जो है उसका टाइटल है कि जीवन रक्षक दुनाली बंदूक। क्योंकि नॉर्मली जो बंदूक यूज़ होती है वो इंसानों या जानवरों को मारने के लिए होती है, लेकिन हाजियों में, क्योंकि हाजियों में भी यही होता है, हज के दौरान या उम्रे के दौरान ज़्यादातर लोग जो हैं वो अस्पताल से बाहर होते हैं और वहाँ पर अचानक जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो कोलैप्स हो जाते हैं तो लोगों का जमघटा लग जाते हैं और लोग उनके हाथों पैरों को मालिश करते हैं या पानी लगाते हैं या जूता संगाते हैं या उसके मुंह में कोई चीनी और ये चीज़। तो बजाय ये चीज़ें करने से, ये छोटी सी चीज़ें हैं जो उनको देख के और वो फौरी तौर पर जो है वो, तो उसको कहते हैं जीवन रक्षक दुनाली बंदूक। दुनाली का मकसद ये है कि एक में ये CPR है कि आप उसकी CPR करें, जब वो AED जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर जो है वो आपका आ जाए तो उससे फौरी तौर पर शॉक दे के मरीज़ को जो है रिवाइव कराएं। लेकिन ये वो आदमी कर सकता है जो उसको BLS की तरबियत हो, ट्रेनिंग हो जिसको। तो ये इन चीज़ों का हमारे यहाँ फुकदान है और अगर ये चीज़ें आवाम में इस चीज़ का शऊर आ जाए और हद से पहले, यहाँ अब तो यहाँ पर भी हर जगह जो है वो, दफ्तर में, हर जगह, घरों में, बहुत सारे लोगों में जो है, क्योंकि जब तक वो अस्पताल पहुँचते हैं तो रास्ते में ज़्यादातर मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये हमारे वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों को आज नहीं तो कल ये जो मेरी जीवन रक्षक दुनाली बंदूक की ट्रेनिंग है वो सबको जो है वो एक न एक दिन लेनी पड़ेगी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असदुल्लाह सुमरा साहब आपका कि आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई और उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। अयान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब, और उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें ऐसी थी जिससे आज तक अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो हमारा आज ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर आज किया, उसका मकसद ये था कि नाज़रीन को अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह से माइनर सा जो फालिज का अटैक है या फिर कल्बी अमराज है, उससे किस तरह से जो है वो निपटा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अयान, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।